श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम समासप प्रकरण पढ़ रहे हैं। समासप प्रकरण में तत्पुरुष समास प्रकरण इस समय चल रहा है। तत्पुरुष समास में ही एक अतिरिक्त संज्ञा होती है कर्मधारय समास संज्ञा। यह कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। जहाँ समान अधिकरण हो, दोनों पदों का वाच्य एक ही हो, दोनों में समान विभक्तित्व हो, उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है। कर्मधारय संज्ञा के अंतर्गत ही दिक्संख्ये संज्ञायाम यह सूत्र आया। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च यह सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में 3 दशाएं थी, इसलिए उन सब की उदाहरण और रूप सिद्धि करने के अंतर्गत बहुत सारे सूत्र आए जो हम लोगों ने पढ़े। जैसे तद्धितार्थ, इस अर्थ में जो समास होता है उसके लिए हमने पौर्वशालः पढ़ा। उत्तर पद परे रहते जो समास होता है उसके लिए उदाहरण पढ़ा पंचगवधनः। और समाहार अर्थ के लिए हमने एक उदाहरण पढ़ा पंचगवम। और इन सब की सिद्धि में अनेक सूत्र बीच में आए। तो कर्मधारय समास करने वाला एक और प्रसिद्ध सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। विशेषणम यह प्रथमांत पद है, प्रथमा का एक वचन है। विशेष्येण यह तृतीया का एक वचन है। और बहुलम यह भी प्रथमांत पद है। समानाधिकरणेन की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ भट्टोजी दीक्षित करते हैं भेदकम भेद्येन। जो ऊपर विशेषणम विशेष्येण था उसी के अर्थ को और स्पष्ट कर रहे हैं। विशेषण को ही एक दूसरे शब्द में कहा जाए तो वह भेदक है, और जो विशेष्य होता है वह भेद्य होता है। जिसके द्वारा कोई वस्तु विशिष्ट की जाती है या दूसरों से अलग करके अलग पहचान में लाई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। उसी को दूसरे शब्दों में भेदक कहेंगे या फिर व्यावर्तक भी कहेंगे। और विशेषण के द्वारा जिसको अलग किया जाता है, जिस वस्तु को विशिष्ट किया जाता है, जो विशिष्ट बन रहा है, उसे विशेष्य कहेंगे या फिर भेद्य कहेंगे या व्यावर्त भी कहेंगे। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम में विशेषण और विशेष्य के लिए एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए भट्टोजी दीक्षित कह रहे हैं भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत। भेदक अर्थात विशेषण वाला सुबंत और भेद्य अर्थात विशेष्य वाले सुबंत के साथ बहुल करके समास होता है समानाधिकरण में, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक भी होता है। तो भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्रागवत। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। नीलम उत्पलम में उत्पल माने होता है कमल। अब नीलम पद उत्पलम को दूसरे उत्पलों से अलग कर रहा है। कमल कई हो सकते हैं, लेकिन उसमें से किस कमल की बात हो रही है? तो नीले कमल की बात हो रही। तो नीलम यह जो पद हुआ यह विशेषण हुआ, यह भेदक हुआ जो भेद करा रहा है। अनेक कमलों में से हम किस कमल की बात कर रहे हैं? जो नीला कमल है। तो नीलम यह विशेषण है, यही भेदक है। और विशेष्य कौन बन रहा है? किसमें विशिष्टता आ रही है? कौन भेद्य है? तो वह उत्पल है, कमल है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है और दोनों में समानाधिकरण है। क्योंकि नीले कमल में नीला कोई अलग पदार्थ है, कमल कोई अलग पदार्थ है, ऐसा नहीं है। जो कमल है वही नीला है। तो यहाँ पर समानाधिकरण भी है, विशेषण और विशेष्य भी है। तो समास होगा विशेषणम विशेष्येण बहुलम से। नीलोत्पलम का जो लौकिक विग्रह है वह है नीलम उत्पलम। अलौकिक विग्रह होगा नील सु उत्पल सु। यहाँ नील सु इस विशेषण का, उत्पल सु इस विशेष्य के साथ में विशेषणम विशेष्येण बहुलम सूत्र द्वारा समास होता है। समास होता है अर्थात इस पूरे नील सु उत्पल सु की समास संज्ञा हो गई। और समास विधायक इस सूत्र में प्रथमांत कौन है? विशेषणम प्रथमांत है। अतः तद्बोध्य जो नील सु है उसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से नील सु का ही पहले प्रयोग होगा, उत्पल का पहले प्रयोग नहीं होगा। तो नील सु धन उत्पल सु। अब समास की कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो नील सु उत्पल सु इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव दोनों सुपो का प्रत्ययों का अर्थात सु का लुक हो गया।
और नील उत्पल में गुण हो गया आद गुण से नीलोत्पल बना। अब नीलोत्पल में प्रातिपदिक संज्ञा है, आगे सु इत्यादि प्रत्यय आएंगे। नीलोत्पल का लिंग कौन करें? तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में पर वाले पद के समान लिंग होता है। तो यहाँ उत्पल नपुंसक लिंग में है, इसलिए सु आया नपुंसक लिंग में। अतोम से अमी पूर्व से पूर्व रूप नीलोत्पलम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से विशेषणम विशेष्येण बहुलम का एक उदाहरण दिया, नीलोत्पलम। अब यहाँ जो सूत्र में बहुलम पद था, इस बहुल का क्या अर्थ है? बहुल का अर्थ विकल्प नहीं होता। बहुल का अर्थ आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव। कहीं पर शास्त्र की नित्य प्रवृत्ति होती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती है, कहीं विकल्प से भी होती है, इसी को बहुल कहा जाता है। अर्थात यह जो सूत्र है, कहीं कहीं इसकी प्रवृत्ति होगी, कहीं कहीं विकल्प से होगी और कहीं नहीं भी होगी। उसके लिए आगे कह रहे हैं बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम। बहुल के ग्रहण से कहीं कहीं यह समास नित्य होता है। नित्य होता है अर्थात इसका अस्वपद विग्रह बनेगा, स्वपद विग्रह नहीं बनेगा। इसका भेद लौकिक विग्रह नहीं बनेगा, यदि बना तो अस्वपद बनेगा। इस बात को हम अव्ययी भाव समास में और स्पष्ट कर चुके हैं। जैसे कृष्ण सर्पः है, कृष्ण सर्पः में कृष्ण जो सर्प है उसका नाम कृष्ण सर्प नहीं है। यह कृष्ण सर्प किसी जाति विशेष का नाम है। एक सर्प की जाति है, उस जाति विशेष का नाम कृष्ण सर्प है। यदि प्रत्येक काले सांप को, प्रत्येक कृष्ण वर्ण वाले सर्प को कृष्ण सर्प कहा जाता, तब तो इसका लौकिक विग्रह भी होता, अलौकिक भी होता, विग्रह वाक्य इसका होता। लेकिन कृष्ण सर्प यह जाति विशेष है, यहाँ पर इसका स्वपद विग्रह नहीं पाया जाता। कृष्ण सर्प यह नित्य समास है, इसका विग्रह नहीं होगा। हर कृष्ण रंग वाले सर्प को कृष्ण सर्प क्योंकि नहीं कहा जाता। उसी प्रकार से लोहितशाली, लोहितशाली का अर्थ ये नहीं हुआ कि लाल रंग का शाली। लोहितशाली यहाँ पर विशेष जाति का नाम है। लोहित रंग वाले शाली को लोहितशाली नहीं कहा जाता, इसके अतिरिक्त एक जाति विशेष है। मतलब प्रत्येक लोहित रंग वाले शाली को लोहितशाली नहीं कहा जाएगा, एक जाति विशेष वाले शाली को ही लोहितशाली कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर अस्वपद विग्रह होता है, यहाँ पर समास नित्य होता है। दूसरा है कहीं कहीं होगा ही नहीं समास। जैसे कौन है? लिखा क्वचिन्न रामो जामदग्न्यः, जमदग्नि का पुत्र राम अर्थात परशुराम। तो जो राम है वही जामदग्नि है। ऐसे ही और प्रयोग बनते हैं, व्यासः पाराशर्यः, पराशर का पुत्र व्यास वेदव्यास। तो जो व्यास है वही पाराशर्य है। तो यहाँ पर भी अर्जुनः कार्तवीर्यः, कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन अर्थात सहस्रार्जुन। ये सब समास होता ही नहीं यहाँ पर। ये विग्रह वाक्य ऐसा का ऐसा रहता है, ये वाक्य ही होते हैं, इनमें समास होता ही नहीं। तो इनमें समास नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बहुल ग्रहण चरितार्थ हो गया। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम से कहीं पर समास विकल्प से होगा, कहीं पर नित्य होगा और कहीं पर बिल्कुल नहीं होगा। अब कोई शंका करे कि विशेष्य और विशेषण का निर्णय आप कैसे करेंगे? तो विशेषण और विशेष्य का निर्णय किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर नील और उत्पल में उत्पल विशेष्य है, नील विशेषण है। हो सकता है हम नील को विशेष्य बना लें, उत्पल को विशेषण बना लें। मतलब कौन सा नीले रंग की बात हो रही है? तो कमल वाले नीले रंग की बात हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर निर्णय कैसे करना चाहिए, इस पर प्रौढ़ ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है। उसका निष्कर्ष केवल इतना ही है कि जातिवाचक या संज्ञावाचक के साथ गुणवाचक या क्रियावाचक शब्द का जब समभ्यार होता है, तो जातिवाचक और संज्ञावाचक को विशेष्य तथा गुण और क्रियावाचकों को विशेषण माना जाता है। यह यहाँ का प्रसंग नहीं है, इसे सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और भी कुछ लोग यह शंका करते हैं कि यह सूत्र की प्रवृत्ति हर जगह क्यों नहीं होती, ऐसा क्यों है, कहीं पर समास होगा कहीं नहीं होगा, हम किस प्रकार से जानेंगे कि हमें यहाँ समास करना है कि नहीं करना है? तो उत्तर यही है कि भाषा पहले आई, व्याकरण उसके बाद में बना। व्याकरण का प्रयोजन भाषा में प्रचलित उन प्रयोगों का अनुव्याख्यान करना ही होता है, न कि नए नए अप्रचलित प्रयोगों को गढ़ना। जो प्रचलन में नहीं है उन शब्दों का हम नया नया आविष्कार नहीं करेंगे।
जो शिष्ट सम्मत संस्कृत भाषा में जिस प्रकार के प्रयोग प्रचलित हैं, तो आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण के द्वारा उनका प्रतिपादन मात्र प्रस्तुत किया है, कोई नवीन बात अपनी ओर से नहीं जोड़ी। तो यहाँ बहुलम के ग्रहण से भाषागत 3 कार्यों का एक साथ साधन हो जाता है। अगर कहीं नहीं होता है तो वहाँ पर भी ये सूत्र लग जाएगा कि भाई बहुल ग्रहण है ही, कहीं नित्य होगा तो वहाँ पर भी लग जाएगा। तो सूत्र की प्रवृत्ति लोक में प्रचलित उन समस्त उदाहरणों को प्रदर्शित कर देगी। तो इस प्रकार से हमने विशेषणम विशेष्येण बहुलम पढ़ा। अगले पाठ में हम उपमानानि सामान्य वचने ही सूत्र को पढ़ेंगे।